वेलकम बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बेसिक थिंग है एलसी ऑसिलेशन उनको पढ़ने चल रहे हैं। एलसी ऑसिलेशंस के द्वारा किस प्रकार से ईएम वेव पैदा होती हैं और एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, इनको हमें आज पढ़ना है। एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस, यह एक कॉइल में इंडक्टर में पैदा होता है। यह प्रॉपर्टी तब डेवलप होती है जब किसी कॉइल में, किसी कुंडली में करंट में चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट की एक प्रॉपर्टी है कि वह लगातार अपने आप ही बढ़ती है फिर घटती है। नीचे देख, एक बार देखो ऊपर, एक बार ऊपर बढ़ेगी फिर नीचे बढ़ेगी, यानी कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार ऐसे ऊपर फिर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस तरह से वो बढ़ती घटती रहती है। एक ही पॉइंट पर वो बढ़ेगी फिर घटेगी फिर रिवर्स होगी। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस को किसी कॉइल में पैदा करेगी। ठीक है ना। अच्छा, यह जब एक इंडक्टर को एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया जाता है तो यह जो सर्किट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं टैंक सर्किट। क्या बोलते हैं? टैंक सर्किट। क्योंकि एक टैंक का काम करता है जिसमें हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पर एलसी ऑसिलेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार से पैदा होते हैं और एलसी ऑसिलेशंस का यूज क्या होता है। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं एलसी ऑसिलेशंस के, उनको हम देखने चल रहे हैं। एलसी ऑसिलेशंस के द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्जन और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिकल फील्ड में कन्वर्जन अल्टरनेटली होता रहता है। अच्छा, इस कन्वर्जन के लिए क्या आवश्यक होता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी और एक इंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। देयर इज ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड एन इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L। ठीक है, इस तरह के हमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यह कैपेसिटर और इंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम में हम लोग पहले कैपेसिटर को एक बार एनर्जी देंगे और वह जो एनर्जी होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम इसको अभी हटा देते हैं। हमने थोड़ा सा शुरुआत किया था लेकिन तुम लोगों को ठीक से पढ़ाने के लिए फिर से हम इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर है और ये हमारा क्या है, कॉइल है जो कि इंडक्टेंस पैदा करेगी। इंडक्टर L से यहाँ रिप्रेजेंट कर दी है C से। अभी C में ना तो कोई एनर्जी है ना L में कोई एनर्जी है। ठीक, जब इंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ½LI² स्टोर होती है और कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो तुम लोग जानते हो ½Q² होती है अगर इनकी दोनों प्लेटों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज Q होता है तब। तो इस कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में जो एक जगह है यहाँ पर हम एक की लगा देते हैं। मान लेते हैं ये की है S2 और एक की और हम यहाँ लगा देते हैं जो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ऑन ऑफ करने का काम करेगी। यहाँ एक हम सेल देते हैं, सेल अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर के एंड पॉइंट के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना है हम लोगों को। ये कैपेसिटर की अपर प्लेट को हमने यहाँ पर
पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के बैटरी के या ईएमएफ से ये डीसी लगाई गई है, यहाँ से जोड़ दिया। ये है S1। हम यहाँ पर पहला काम करने चल रहे हैं कि S1 को ऑन कर देते हैं और S2 को क्या कर देते हैं, ऑफ। S1 को ऑन करेंगे, S2 को ऑफ। तो क्या होगा, हमको पता है जब ये ऑन करेंगे तो ये सर्किट हमारा कैपेसिटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, कहीं ब्रेकिंग नहीं है। लेकिन यह जो सर्किट है ये प्लस देखो यहाँ से यहाँ तक तो जुड़ेगा, माइनस यहाँ से यहाँ तक रहेगा, लेकिन यह सर्किट यहाँ से ब्रेक रहेगा अगर S2 ऑफ है तब। अगर ये ब्रेक है तो इंडक्टर यहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, केवल कैपेसिटर एक क्लोज्ड सर्किट में बना रहेगा। अब कैपेसिटर की क्लोज्ड सर्किट है तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली करंट का फ्लो होगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, माइक्रो सेकंड में ये क्या होगा, कैपेसिटर की अपर प्लेट अब हो जाएगी पॉजिटिव इस तरह से, और इनर प्लेट यहाँ पर जो हो जाएगी इस पर चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगी नेगेटिव। कैपेसिटर यहाँ पर फुली चार्ज हो जाएगा इंस्टेंटली, कुछ टाइम लेगा, और ये कैपेसिटर फुली अब क्या हो गया, चार्ज हो गया। जैसे ही ये फुली चार्ज हो जाएगा अब यह कैपेसिटर करंट को अपने में से जाने नहीं देगा। जब तक कैपेसिटर चार्ज होता है तब तक इसकी प्लेटों के बीच में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक करंट फ्लो करती है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्योंकि अब यह सीबीएसई के सिलेबस में कोरोना की वजह से अब नहीं रहा है, इसलिए इसकी चर्चा किसी और लेक्चर में एडिशनल टॉपिक के रूप में हम लोग करेंगे। तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, यह नेगेटिव प्लेट हो गई। थोड़ा से और दूर बड़ा बना देते हैं ताकि स्पष्ट रहे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर चार्ज तो है लेकिन इसका इसमें कोई रोल अभी नहीं है। इतना ही काम इस बैटरी का था। यहाँ इस एलसी सर्किट का जो कंप्लीट है, एलसी सर्किट को अगर इस तरह से हम बनाते हैं तो इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। और मज़े की बात है कि इसमें हम केवल सिंगल बार सप्लाई देते हैं। एक बार यहाँ सप्लाई दे दिए, अब इस सप्लाई का काम नहीं है, नोट कर लो। we need not to add this supply further. Now there is no work of this battery after charging the capacitor. यानी कि अब हमें इस बैटरी को, इस सेल को हटा देना है। मतलब कि एलसी सर्किट में केवल एक ही बार हमको करंट की सप्लाई इस बैटरी से करनी है, वो भी कैपेसिटर में, इंडक्टर में नहीं। कैपेसिटर में दे दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेल को हटा देंगे। जनरली इस सेल को जब हटा दिया जाता है तो एनसीईआरटी में ये फिगर इस तरह से नहीं दिया गया है, उसमें केवल एल और सी दिया गया है। अब वहाँ उन्होंने कह दिया है कि हमने पहले ही कैपेसिटर को चार्ज करके रखा हुआ है। यहाँ हमने वो एक फिगर एक्स्ट्रा बनाया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम ये वाली जो S1 है इसको ऑफ कर देंगे और S2 को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। सभी लोग ध्यान देना। अब बताओ कौन सर्किट क्लोज है, कौन सर्किट ओपन है, कौन सर्किट क्लोज है, कौन सर्किट ओपन है। बिल्कुल सही बताए। यहाँ पर जो है अब यह कैपेसिटर की जो सर्किट है इस बैटरी के साथ ये ओपन हो गई, क्योंकि अब यह बैटरी इसमें कोई काम नहीं कर पा रही है। अब हमने क्या किया, इस S2 को ऑन कर दिया, S1 को ऑफ। चार्ज होने के बाद ये जो चार्ज था और ये माइनस था, ये प्लस था। अब हमने क्या किया, इस S1 को ऑफ किया। S1 को क्या किया, S1 ऑफ है और S2 क्या है, ऑन है। अब क्या हुआ, अब मज़े की बात है कि पहले तो वहाँ बैटरी लगी हुई थी, अब बैटरी जब लगी हुई थी तो इसको फुली चार्ज किया। अब ना तो बैटरी और चार्ज कर पाएगी, मैक्सिमम चार्ज इसने गेन कर लिया। मैक्सिमम चार्ज गेन करने के बाद ये स्टेबल कंडीशन में थी, कोई करंट नहीं चल रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच का जीरो हो गया था। अब यहाँ पर जैसे ही इस कैपेसिटर को एक पाथ मिला, और वह पाथ किसके रूप में मिला, इधर नहीं, क्योंकि इधर तो
ओपन हो गया है। पाथ जैसे ही मिला चार्ज का फ्लो ये करने लगेगा। कैपेसिटर जो होता है जब भी किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा जाता है चार्ज करने के बाद, तो वो अपने चार्ज को सरेंडर करने लगता है एक्सटर्नल सर्किट में। वो एक्सटर्नल सर्किट कोई कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर वो जो एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट है, वो क्या है? कॉइल है। और तुम जानते हो कि जैसे ही ये चार्ज डिस्चार्ज होने लगेगा तुरंत करंट की वैल्यू अचानक बढ़ेगी तेज़ी से। ये डिस्चार्ज होना शुरू किया है ना, दिस विल मतलब एक सर्ज, एक फ्लैश मारेगा और ये चार्ज सारा प्रयास करेगा इसमें सरेंडर होने का। लेकिन मज़े की बात देखो, जैसे ही ये चार्ज इसमें सरेंडर होगा करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो किधर होगा? इस तरह से करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। सभी लोग ध्यान देना। और करंट की वैल्यू क्या होगी? ये बढ़ेगी। जैसे ही ये पूरा चार्ज इसमें जाएगा, इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। करंट की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और चूँकि चार्ज जो है वो अचानक इकट्ठे तो चला नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा। अब चूँकि इकट्ठे क्यों नहीं जाएगा? अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि इकट्ठे क्यों नहीं जाएगा। तो इकट्ठे इसलिए नहीं जाएगा कि जैसे ही ये चार्ज इसमें गया तो करंट का फ्लो होगा। पहले करंट क्या थी? इसमें 0 थी। करंट अचानक कुछ बढ़ी, और जैसे ही करंट इंक्रीज करना शुरू करेगी कॉइल अपना काम शुरू कर देगी। कॉइल का क्या काम है? कॉइल का काम है कि जब उसमें करंट में चेंज होता है, जब भी किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज होता है, तो वो तुरंत एक बैक ईएमएफ जनरेट कर देगी, और बैक ईएमएफ जनरेट करके इस करंट को वो कम करने का प्रयास करेगी। ठीक है ना। अब यहाँ करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे ही बढ़ेगी, अब इस समय यहाँ पर इसमें एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और बैक ईएमएफ क्या करता है? करंट को बढ़ने का अपोज करता है, और करंट अगर घटेगी तो सेम डायरेक्शन में करंट पैदा करेगा, और करंट अगर बढ़ेगी तो उल्टी डायरेक्शन में करंट पैदा करने के लिए वोल्टेज को पैदा कर देगा। तो यहाँ पर ये करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो तुरंत ये कॉइल में एक वोल्टेज डेवलप होगा, और उस वोल्टेज का प्लस यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ जो एक बैक ईएमएफ पैदा होगा, उस बैक ईएमएफ का प्लस यहाँ रहेगा, माइनस यहाँ, तभी तो ये एक अपोजिट करंट को डेवलप करेगा। यानी कि जैसे ही इस कॉइल में करंट 0 थी, 0 से जैसे ही कोई करंट आई तो भाई 0 से कुछ आई तो चेंज तो हुआ, और जैसे ही ये करंट बढ़ी यहाँ एक बैक ईएमएफ पैदा होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। और इस कारण से यह जो चार्ज है वो इकट्ठा नहीं सरेंडर हो पाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है। तो करंट यहाँ इसमें क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी, और कुछ समय बाद यह जब पूरा चार्ज इसमें सरेंडर हो जाएगा तो इस कॉइल में करंट मैक्सिमम हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये चार्ज फ्लो होना शुरू किया, अब इसका जो प्लस चार्ज है वो कम होना शुरू करेगा, और इसके चार्ज घटना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे इसमें करंट मैक्सिमम होगी, यहाँ से चार्ज फ्लो होते 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 आएगा प्लस चार्ज, और इसकी नेगेटिव प्लेट पर आएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि ये प्लस चार्ज यहाँ से आएगा, चाहे तुम ये कह सकते हो कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, और इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को क्या करने लगेगा? न्यूट्रल करने लगेगा। क्या करने लगेगा? न्यूट्रल। या ये कहो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, क्योंकि भाई वास्तव में करंट के चलने में क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, चाहे ये कहो कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलते हुए आया और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है, या तुम इसका रेसिप्रोकल कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज चला होगा यहाँ से ऐसे, और चलते चलते जब यहाँ आया होगा तो अपने चार्ज को यहाँ सरेंडर कर रहा होगा, और जिसके कारण इस प्लेट के चार्ज और न्यूट्रल हो जा रहा होगा। तो चाहे जो चीज़ कह सकते हो, कुल मिलाकर जब यह चार्ज का फ्लो इस इंडक्टर से होते हुए इस प्लेट नेगेटिव प्लेट पे पहुंचता है, तो पॉजिटिव का चार्ज कम होने लगता है, नेगेटिव का चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगता है, और धीरे धीरे जब यह मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, जब यहाँ करंट मैक्सिमम हो गई
तो इसका मतलब ये सारा का सारा चार्ज सरेंडर हो चुका है। शुरुआत में चार्ज धीमे धीमे जाएगा, ये अपोज करेगा, लेकिन धीरे धीरे इसका जो चेंज है, करंट का चेंज, वो खत्म होने लगेगा और करंट धीरे धीरे मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे ही करंट इसमें मैक्सिमम हुई तो इसमें जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यू बी का मतलब मैग्नेटिक, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट मान लेते हैं मैक्सिमम करंट है। अब जब यह पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, अभी मान लेते हैं कि चार्ज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये शुरुआती कंडीशन है, और जब यह पूरा चार्ज सरेंडर हो जाएगा इसमें, तब मैक्सिमम करंट का फ्लो इसमें होगा। अब देखो, जब मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा तो यह जो कैपेसिटर है, अब हम बाएं तरफ की सर्किट नहीं बार बार बनाएंगे क्योंकि उसका अब कोई रोल नहीं रह गया जी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर गई तो ये हाफ एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसमें यू बी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और यहाँ यू ई क्या हो जाएगा, 0। अब ये सारा चार्ज क्या हो गया, फ्लो कर गया। सारा चार्ज कहाँ चला आया, फ्लो करके। अब यहाँ से पूरा चार्ज जब फ्लो करके गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसके नेगेटिव में आके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और यह पूरा कैपेसिटर क्या हो गया, अभी न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी इसकी सारी एनर्जी जो थी, अभी यहाँ पर इसमें सारी एनर्जी क्या थी, यू ई थी, यहाँ पर एनर्जी क्या थी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना। क्यू नॉट कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू नॉट है, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट है, तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी इसकी एनर्जी थी। इसका मतलब ये हाफ क्यू नॉट स्क्वायर सी किस में बदल चुकी है, अब इंडक्टर में करंट के कारण ये मैक्सिमम थी। और जैसे ही ये करंट मैक्सिमम हुई, इन दोनों प्लेटों पर चार्ज क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन ये पूरी जो घटना होती है बहुत छोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है ना। ये नहीं कि इसमें 1 सेकंड लग रहा ना, बहुत कम, माइक्रो नैनो सेकंड। तो यहाँ पर जैसे ही ये देखो, यहाँ पे पोलरिटी क्या पैदा हो रही थी, बैक ईएमएफ की, ये प्लस था, ये माइनस था। लेकिन ये बैक ईएमएफ तभी तक पैदा होगा जब तक करंट में चेंज होता है, और जैसे ही करंट यहाँ मैक्सिमम हुई, इस करंट में चेंज क्या हुआ, खत्म। अब ये मैक्सिमम जैसे ही करंट हुई, इसमें जो ईएमएफ था वो क्या हुआ, जो बैक ईएमएफ था वो खत्म। बैक ईएमएफ इसका जो ये प्लस था, ये माइनस, वो खत्म, मैक्सिमम करंट आ गई। अब जैसे ही ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। जैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0, तो अब इसमें जो करंट जा रही थी, ये जो करंट जा रही थी इसके थ्रू, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के कारण इस कैपेसिटर की और इंडक्टर की सर्किट में जो करंट जा रही थी, वो करंट क्या हुई, डिक्रीज करना शुरू करेगी। क्योंकि भाई जैसे ही मैक्सिमम करंट इसमें आई, उसके बाद और जो आगे करंट जा रही थी, ये कैपेसिटर तो पूरा डिस्चार्ज हो गया ना। और जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, वैसे ही ये करंट जो इसमें चल रही थी, यह जो करंट चल रही थी आई, ये घटना शुरू कर देगी। क्यों घटना शुरू कर देगी, क्योंकि अब इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं। जो एनर्जी इसमें स्टोर हो चुकी, जैसे ही करंट हाफ, ये पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, ये कैपेसिटर जैसे इसमें लगाया गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू किया। जैसे ही डिस्चार्ज होना शुरू किया, ये प्लस ये माइनस, तुरंत ये अपोज करना शुरू किया, तुरंत करंट ये मैक्सिमम हुई। और जैसे ही मैक्सिमम हुई, यहाँ करंट, कैपेसिटर में करंट घटना शुरू हो जाएगी। क्यों घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज बचा ही नहीं। और जैसे ही करंट घटना शुरू हो जाएगी, जैसे ही, चूंकि अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, तो ये जो यहाँ से करंट चल रही है, ये एक बार मैक्सिमम पहुँची, लेकिन मैक्सिमम पहुँचने के बाद तुरंत घटना शुरू होगी। और जैसे ही ये करंट, चूंकि कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, 0, और पोटेंशियल, ये करंट मैक्सिमम हुई, ये का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, तुरंत ये करंट मैक्सिमम से घटना शुरू करेगी। लेकिन जैसे ही घटना शुरू करेगी इसमें करंट, इंडक्टर कहेगा नहीं, हम घटने नहीं देंगे। इंडक्टर का काम ही है चेंज का अपोज करना। अब यह इंडक्टर क्या करेगा, जब इंडक्टर में करंट घटना क्यों शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है। अब ये करंट जो एक बार पीक पर पहुँची, अब ये पीक पर नहीं रह सकती लगातार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर
करंट को ये जीरो पे लाने का फटाक प्रयास करेगा, लेकिन तुरंत जीरो पे आने का प्रयास करेगा, लेकिन इंडक्टर ये ऐसा करने नहीं देगा। जैसे ही ये प्लस माइनस था और यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जैसे ही ये करंट डिक्रीज करने का प्रयास करेगी, करंट हम डिक्रीज कर रहे हैं अब, जैसे ही करंट डिक्रीज करने का प्रयास करेगी, ये इंडक्टर क्या करेगा, उस करंट में डिक्रीज का अपोज करेगा। और करंट में डिक्रीज का अपोज कैसे करता है कोई इंडक्टर, उसी डायरेक्शन में करंट को पैदा करके। हमने बताया था डिक्रीज का अपोज कैसे करेगा, उसी डायरेक्शन में ईएमएफ पैदा करके या करंट पैदा करके। और इंक्रीज का अपोज कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा करके। डिक्रीज का करंट कैसे अपोज करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को पैदा करके। तो डिक्रीज के लिए सेम और इंक्रीज के लिए अपोजिट। तो अब जब यहाँ करंट क्या होने लगी, कम होने लगी, तो जैसे ही करंट कम होगी वैसे ही ये इंडक्टर पलटी मार देगा। अब ये कम का अपोज, यहाँ देखो बढ़ने का अपोज कर रहा था, तो करंट इधर से इधर चल रही थी, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस सिरा बन गया, ताकि ये करंट के बढ़ने का अपोज करे। लेकिन अब इसमें करंट क्या हो रही है, घट रही है। जो करंट यहाँ से चल रही थी मैक्सिमम हुई, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह गया, इसलिए ये करंट तुरंत घटेगी। और घटने का अपोज कैसे करेगा, बढ़ाकर। तो करंट को बढ़ाए, वही करंट किधर चल रही थी, इधर, अब यही करंट घट रही थी। तो यह इंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में करंट को पैदा करने के लिए वोल्टेज को डेवलप कर देगा। और उसी डायरेक्शन में करंट को डेवलप करने के लिए अब यह इंडक्टर का यह पोल प्लस में बनेगा, इंड्यूस कर लेगा वोल्टेज, और ये क्या करेगा, माइनस को। जब भी जैसे ही ये करंट घटेगी, घटने का अपोज करने के लिए ये इंडक्टर का ये इंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरह से ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह से ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। और तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, ये करंट को बढ़ाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर जो है वो ईएमएफ को बढ़ाने का काम करना शुरू कर दे। तो इस तरह से ये टर्मिनल अब पॉजिटिव बन जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा। करंट को अब ये बढ़ाएगा। जो करंट को अभी यहाँ पे घटा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर गई थी। लेकिन अब जब कैपेसिटर इस करंट को चूँकि आने नहीं देगा अपने में, तो करंट घटेगी। करंट घटेगी तो ये तुरंत अपोज करेगा, और ये जो पोलरिटी यहाँ प्लस थी ये माइनस थी, अब ये प्लस बन जाएगी, ये माइनस बन जाएगी, यानी एक वोल्टेज जनरेटर का काम फिर ये कर देगा। और जैसे ही ये प्लस करेगा तो ये करंट को क्या करेगा, ये पोलरिटी प्लस बनेगी, ये प्लस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, बैक ईएमएफ पैदा होगा, जो यहाँ से यहाँ तक करंट को फ्लो को कराएगा। यानी करंट के फ्लो की डायरेक्शन अभी भी वही रहेगी, लेकिन अब करंट क्या होगी, बढ़ेगी। अब करंट किस डायरेक्शन में बढ़ेगी, करंट अब उसी डायरेक्शन में फिर बढ़ेगी। यानी कि अभी तक कैपेसिटर देखो यहाँ पर जब हमने इसको टच कराया तो करंट की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में बढ़ रही थी, बढ़ी तो, लेकिन इस दौरान कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव थी, लोअर प्लेट क्या थी, नेगेटिव थी। और इस अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ऐसे था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये इस तरह था, ये डाउनवर्ड था। लेकिन और यहाँ पर जब पूरा चार्ज ये इसमें चला गया तो ये प्लेट डिस्चार्ज हो गई। लेकिन जब ये फिर से ये बैक ईएमएफ पैदा कर दिया, ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस के कारण क्या होगा, ये अब जो करंट पैदा होगी, ये प्लस के कारण करंट यहाँ से चलना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते जब बढ़ेगी तो ये लोअर प्लेट अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यह पॉजिटिव होगी तो अपर प्लेट क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा इसके बीच में वो क्या होगा, वो अपवार्ड होगा, ऐसे अपवार्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इस पे चार्ज जो आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इस तरह से जब यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था तब भी करंट की डायरेक्शन वही थी, लेकिन करंट एक बार क्या हुई, मैक्सिमम तक गई, फिर मैक्सिमम से जीरो हुई, चार्ज एक बार मैक्सिमम फ्लो किया, फिर चार्ज जीरो हो गया इसमें, फिर बैक ईएमएफ पैदा हो गया इंडक्टर में,
और वह बैक ईएमएफ यह प्लस हुआ, यह माइनस हुआ। इस प्लस के कारण फिर से करंट का फ्लो हुआ और अब करंट का फ्लो फिर उसी डायरेक्शन में होगा। इस करंट में कमी हो रही थी, करंट में कमी का अपोज करने के लिए यह लोअर एंड प्लस हो गया, यह माइनस हो गया और इस कारण से जब करंट का फ्लो हुआ तो यह कैपेसिटर अब अपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज होना शुरू किया। पहले ये प्लस था, ये माइनस था, अब ये प्लस हो गई लोअर प्लेट और अपर प्लेट क्या हो गई, माइनस हो गई। इस कारण से करंट का फ्लो तो उसी डायरेक्शन में रहा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की का जो पोलैरिटी है वह बदल गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अभी तक ये प्लस से माइनस था तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। कहने का मतलब है कि अब जब ये बैक ईएमएफ इसमें पैदा हुआ तो इसकी जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में बदलना शुरू हुई। यहाँ पर शुरुआत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये पजेस किया था, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से एक बार पा गया। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब डिस्चार्ज हुई और चार्ज के रूप में ये फ्लो करना शुरू किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू किया और इसमें करंट बढ़ना शुरू की। जब करंट बढ़ना शुरू की तो इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हुई और अल्टीमेटली जब ये पूरा करंट पूरा चार्ज फ्लो कर गया इस पूरे इंडक्टर में, तब पूरे चार्ज के कारण जो करंट का फ्लो हुआ उस करंट के कारण इंडक्टर में जो एनर्जी हुई वो मैक्सिमम हुई। यानी कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में पूरी तरह से बदल गई। और जैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी पूरी बदली, करंट डिक्रीज होने का प्रयास की। करंट डिक्रीज होने के प्रयास के विरोध में इसने अपनी एक बैक ईएमएफ को प्रोड्यूस किया। बैक ईएमएफ के कारण जब करंट का फ्लो होने लगा तो इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी में जब चेंज हुआ तो चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज हुआ तो चेंज के कारण क्या हुआ, एक बैक ईएमएफ पैदा हुआ जिसके कारण इसने एक करंट को प्रोड्यूस किया और वह करंट इस कैपेसिटर को अब अपोजिट पोलैरिटी के साथ क्या किया, चार्ज करना शुरू किया और लोअर प्लेट अब पॉजिटिव हो जाएगी, अपर प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। कैपेसिटर फिर से चार्ज होना शुरू किया और कुछ समय बाद इसकी पूरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू किया, चार्ज होना शुरू किया, चार्ज होना शुरू किया। कुछ टाइम पर इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये बीच में एक बार बराबर भी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ये जब करंट इसमें फ्लो करती जाएगी, पूरा चार्ज होता जाएगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये लोअर प्लेट मैक्सिमम पॉजिटिव, ये मैक्सिमम नेगेटिव और अब करंट का फ्लो फिर जीरो हो जाएगा। तो करंट का फ्लो जीरो होने का प्रयास करेगा, यानी कि यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल चुकी होगी। ठीक, अब जैसे ही ये टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल मैग्नेटिक एनर्जी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली, अब ये इंड प्लस हो गया, ये इंड माइनस है। जैसे ये फुल्ली चार्ज हुआ, जैसे ही फुल्ली चार्ज हुआ करंट का फिर से फ्लो बंद कर देगा। उसके बाद क्या होगा, फिर करंट डिक्रीज करना शुरू की, इसमें करंट जीरो हो जाएगी और जैसे ही करंट जीरो हो जाएगी तुरंत ये क्या होगा, ये फिर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। यानी कि जब इसमें करंट जीरो होने लगेगी, जीरो होगी, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इस इंडक्टर को सप्लाई देगा और जैसे ही इंडक्टर कैपेसिटर में चार्ज जीरो होगा, इंडक्टर एक बैक ईएमएफ पैदा करके उस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। अब जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने पर इसमें करंट जीरो हो जाएगी और जैसे ही करंट जीरो होगी फिर तुरंत क्या होगा, ये कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तब अब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अभी जब ये कैपेसिटर चार्ज हुआ लोअर प्लेट पॉजिटिव अपर प्लेट नेगेटिव और कुछ समय बाद यह पूरी इसकी मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी और यह टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यह प्लस क्यू नॉट आ जाएगा, ये माइनस क्यू नॉट, फिर वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो वैल्यू होगी वो अपवार्ड होगी, डायरेक्शन अपवार्ड होगी, वैल्यू वही होगी। अब जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होगा
इस पूरे में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एक साइकिल पूरा हो गया। अब इसमें जैसे ही फुल्ली चार्ज हुआ करंट इसमें क्या हुई, जीरो हुई। लेकिन जैसे ही करंट जीरो हुई तुरंत क्या होगा, ये कैपेसिटर किसी भी क्लोज्ड कैपेसिटर अगर चार्ज है तो किसी भी क्लोज्ड सर्किट में करंट को जीरो नहीं होने देता, वो अपने चार्ज को सरेंडर करेगा। तो जब तक ये चार्ज हो रहा है लोअर प्लेट नेगेटिव, तब तक इसमें करंट का फ्लो हो रहा था, और करंट का फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे चार्ज होता जा रहा था ये करंट घटती जा रही थी, और जैसे फुल्ली चार्ज हुआ ये करंट हो गई जीरो। जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हुआ, ये जैसे अभी थोड़ा थोड़ा चार्ज है, मान लेते हैं कम चार्ज है, तो और जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा -Q0 और ये क्या हो जाएगा +Q0, इसमें इंस्टेंटली करंट क्या हो जाएगी, जीरो। और जैसे ही करंट जीरो होगी तुरंत ही क्या होगा, ये सारा प्लस चार्ज फिर अब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, और जब डिस्चार्ज होना शुरू करेगा तब क्या होगा, तब करंट की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर बदल जाएगी। ध्यान देना, अब करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये प्लस चार्ज है और ये क्या है माइनस। अब ये करंट को, ये चार्ज को सरेंडर करेगा, और फिर जैसे ही सरेंडर करेगा तो अब इसका उल्टा प्रोसेस होगा। इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, जैसे ही करंट इसमें बढ़ना शुरू करेगी ये बढ़ने का अपोज करेगा, बढ़ने का अपोज करेगा, ये पोल माइनस पैदा होगा, ये प्लस। लेकिन कुछ समय तक ये अपोज करने के बाद ये पूरा कैपेसिटर हो जाएगा डिस्चार्ज, और इस कॉइल में जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी वो ½LI0² हो जाएगी। अब यह कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा, इस करंट की वैल्यू, जो काम यहाँ पर हो रहा था, करंट की वैल्यू घट रही थी यहाँ पर, करंट की वैल्यू जैसे ही फुल्ली डिस्चार्ज हुआ ये मैक्सिमम करंट को फ्लो करा दिया। अब यह जो करंट थी वो घट रही थी, वैसे अब करंट की डायरेक्शन बदल चुकी है, ये घटेगी और यह करंट घटेगी, और जैसे ही ये घटेगी क्या होगा, ये वैसे ही इस कॉइल में एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा जो करंट के घटने का अपोज करेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में करंट को पैदा करेगा, और सेम डायरेक्शन में करंट को पैदा करने के लिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। और जैसे ही ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होने के कारण ये कैपेसिटर अब अपर प्लेट पॉजिटिव लोअर प्लेट नेगेटिव की तरह से चार्ज होना शुरू करेगा, और चार्ज होते होते एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यह पूरा इस तरह से हो जाएगा। पहली वाली कंडीशन, यह पॉजिटिव हो जाएगा पूरी प्लेट, ये पूरी प्लेट नेगेटिव, एकदम शुरुआत वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये एक मज़ेदार रिजल्ट है कि लगातार यह चार्ज इसमें डिस्चार्ज होगा, और यह चार्ज डिस्चार्ज होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये फ्लो करेगी, ये मैक्सिमम करंट फ्लो की। जैसे ही इसमें करंट मैक्सिमम हुई, अब इसमें करंट डिक्रीज करना शुरू करेगी, ये डिस्चार्ज हुआ, करंट मैक्सिमम हुई। इसके बाद चूँकि इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, करंट डिक्रीज करना शुरू करेगी। करंट डिक्रीज होगी तो तुरंत पोलरिटी इसकी क्या हो जाएगी, करंट जैसे ही इसे डिक्रीज करेगी पोलरिटी बदलेगी, ये प्लस ये माइनस होगी, करंट फिर बढ़ना शुरू करेगी, उल्टी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करेगी, मतलब उसी डायरेक्शन में अब करंट बढ़ना शुरू करेगी तो इसकी लोअर प्लेट पॉजिटिव होती जाएगी, अपर प्लेट नेगेटिव। जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होगा, इसमें जो वो होगी पोटेंशियल एनर्जी ½ Q0² हो जाएगी, इसमें करंट अब जीरो होने का प्रयास करेगी या जीरो हो जाएगी। जैसे ही ये जीरो होगी, ये फिर डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, यहाँ कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट का फ्लो फिर इसमें बढ़ने लगेगा। जैसे बढ़ेगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि बढ़ने का अपोज कर रहा है। जैसे ये मैक्सिमम हुई, ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, ये पूरा डिस्चार्ज हुआ, ये मैक्सिमम हुई, तो ये करंट जो यहाँ पर इसमें जा रही थी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ, घटने का प्रयास किया तो इंडक्टर घटने नहीं देगा, चेंज का हमेशा अपोज करेगा, तो तुरंत ये पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, एक बैक ईएमएफ पैदा करेगा। इस प्लस के कारण, माइनस के कारण इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें जाने लगेगी, यानी कि कन्वर्ट होने लगेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और यह अपर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, लोअर प्लेट नेगेटिव, और कुछ ही समय में यह पूरा मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगी, और यह पूरा सिस्टम इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा।
इसका मतलब है कि एक चक्कर में क्या, एक बार करंट इस तरह से फ्लो की और फिर इस तरह से फ्लो की, है कि नहीं। एक बार करंट का अगर क्लॉकवाइज चली, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चली, इस तरह से यहाँ पर जो करंट है, वोल्टेज है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब ऑसिलेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बार बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर रिवर्स में बढ़ रहा है, घट रहा है, यही तो हो रहा है। तो यहाँ लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में बदल रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लगातार मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी का लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में। इस तरह से लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार करंट इस तरह से चल रही है, एक बार इस तरह से चल रही है, एक बार ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, अगले ही साइकिल में यह नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का लगातार मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड का अल्टरनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्जन होता रहता है। इस कारण से हम कहते हैं कि एनर्जी का यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और इस ऑसिलेशन के कारण लगातार करंट की डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है ना। कॉइल में भी करंट की डायरेक्शन लगातार बदल रही है और कैपेसिटर की चार्जिंग की जो पोलरिटी है वो भी लगातार बदल रही है। तो इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगातार एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है। एनर्जी इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक बदल रही है। अब जब यह एनर्जी का ऑसिलेशन होता है तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेवलपमेंट होता है, देखो यहाँ से हमने दिया क्या था, दिया था डीसी, दिया था डायरेक्ट करंट दिया था। लेकिन यहाँ पर जो लगातार अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या इस करंट की बात करें, तो ये करंट एक बार बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर घट रही है। यानी कि यहाँ से तो हमने एक बार डीसी देकर छोड़ दिया, लेकिन हमारी करंट बढ़ रही है, घट रही है, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक है ना। एक बार इसमें करंट बढ़ी, यहाँ तक बढ़ी, फिर इसमें करंट क्या हुई, धीरे धीरे घट के जीरो हुई। फिर जैसे ही करंट में घट के जीरो हुई, अब इसके बाद ये क्या हुई, जब करंट घट के जीरो हुई तो तब ये घटते 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 जीरो हुई, और जीरो होने के बाद ये क्या हुआ, अब ये पॉजिटिव पोलरिटी से चार्ज हुआ। एक बार करंट घटते 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 क्या हुआ, जीरो हुआ, तो करंट तो जीरो हो गया। इसके बाद ये क्या हुआ, जब करंट घटने के जीरो हो गई एक बार कैपेसिटर में, तो अब कैपेसिटर का ये लोअर प्लेट पॉजिटिव हो गई, अपर प्लेट पॉजिटिव हो गई। तो अब करंट फिर बढ़ी, लेकिन किधर बढ़ी, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ी। फिर करंट अल्टीमेटली फिर जीरो हो गई घटते घटते। तो लगातार यहाँ पर हमने क्या दिया था, यहाँ जो सप्लाइड करंट थी एक बार हमने दे दिया क्या, डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट से हमको क्या मिल गई यहाँ, अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि एलसी ऑसिलेशंस जो होता है वो क्या करता है, एक डीसी वोल्टेज को लगातार ऑसिलेट कराने में सक्षम है, वह डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कराने में सक्षम है। तो हमने बताया था इसका 3 यूज है एलसी ऑसिलेशन का। वो पहला यूज है कि कोई भी डायरेक्ट वोल्टेज को ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना, जिसका यूज हम लोग इन्वर्टर्स में करते हैं। यहाँ से हम डीसी सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई हमको यहाँ पर मिलती है। डायरेक्ट वोल्टेज को ये फ्लक्चुएशंस करा देता है और वो अल्टरनेटिंग में इसको बदल देता है। यानी कि इनमें लगातार इस पूरे करंट में एक बार इस तरह से करंट का फ्लो होगा, एक बार इस तरह से, यानी कि एनर्जी का ऑसिलेट कराकर ये अल्टरनेटिंग नेचर के एक करंट को, वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर सकता है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट अगर हमें करना है तो 2 तरह से ट्रांसमिट होते हैं। कोई भी सिग्नल, अगर कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट हमें कराना है तो निश्चित रूप से या तो वो वोल्टेज के रूप में होगा
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होगा। तो जब भी कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट कराना होता है, सिग्नल का जो नेचर होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर होता है। तो किसी भी सिग्नल को जब भी ईएम वेव में बदलना होता है तो वो सिग्नल को इस डीसी की सहायता से अल्टरनेटिंग सिग्नल्स में बदला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जब ये लगातार एनर्जी का ऑसिलेशंस होता है तो इसमें जो वेव बनेगी, जो एक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी ऐसे होगा, अल्टरनेटिंग करंट डेवलप होगी वो भी ऐसे होगी। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह लगातार कांस्टेंट नहीं रह पाता, या जहाँ जो करंट डेवलप हुई वो लगातार इसका जो एम्पलीट्यूड है वह कांस्टेंट नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? ये जो इसमें ईएम वेव बनी, इसमें जो करंट डेवलप हुई उसका जो, या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। ये कांस्टेंट इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि इस इंडक्टर और इस कैपेसिटर को हमने यहाँ आइडियल माना है। यह मानकर हम चलते हैं कि इसमें जो भी करंट का फ्लो हुआ है उसमें कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। हम आइडियल इंडक्टर की जब भी बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ पर जो कनेक्टिंग वायर लगे हैं उनमें कुछ रेजिस्टेंस होता है कि नहीं। और मान लेते हैं कि कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो कॉइल का तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। इस कॉइल तांबे की बनी होगी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसमें रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा होगा। तो इस रेजिस्टेंस के कारण जो इसमें करंट डेवलप हो रही है लगातार, एक बार हमने बैटरी लगा कर हटा दिया था, इसके बाद जो लगातार करंट इसमें ऑसिलेट कर रही है यानी अल्टरनेटिंग करंट पैदा हो रही है, उस अल्टरनेटिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड है वह लगातार एक्सपोनेंशियली ऐसे डिक्रीज करता रहता है। और इस घटना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये डैम्पिंग हो रही है तो लगातार ऑसिलेशन से जो पैदा होते हैं ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ना होकर धीरे धीरे इनका एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता है और अल्टीमेटली ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार हम इसको चार्ज करने के बाद बैटरी हटा लेते तो लगातार हमको ऐसे ऑसिलेशंस मिलने चाहिए थे, लेकिन चूँकि कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है, इस कारण से इसमें हीट का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है, जिसके कारण ये जो ऑसिलेशन अल्टरनेटिंग करंट के पैदा हुए या अल्टरनेटिंग वेव के या इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हुए, इनके ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता जाता है और अल्टीमेटली ये ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब अगर इसमें हमें लगातार कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तब क्या करना होता है? तब हमें इसमें कोई ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी कि जो जितना यहाँ हर ऑसिलेशन के बाद जितनी कमी हो रही है उतनी कमी को वो उसी अनुपात में पूरी कर दे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल में अगर 1 जूल की एनर्जी कम हुई तो हमें ऐसी डिवाइस इसमें अलग से लगा देनी पड़ेगी जो वो एडिशनल 1 जूल को दे दे, ताकि यह जो डैम्पिंग हो रही है, जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, वो एम्पलीट्यूड कम ना हो पाए। तो ऐसी डिवाइस ट्रांजिस्टर होती है जिसको हम इस एलसी सर्किट यानी टैंक सर्किट के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इसको उसमें इन्वर्टर में यूज करना चाहते हैं तो ये टैंक सर्किट यूज करेंगे, डीसी को एसी में बदलेंगे एक ट्रांजिस्टर का यूज करने के बाद, ट्रांजिस्टर के साथ, क्योंकि वो इस डैम्पिंग को हटा देता है। अच्छा, अब हम अगर इसका एक और यूज देखते हैं, वो यूज क्या है? अब इसमें जो सिग्नल पैदा हो रहे हैं, अगर उस सिग्नल को हमें डायरेक्ट भेजना है तो हम डायरेक्ट भी किसी केबल के थ्रू उस अल्टरनेटिंग सिग्नल को आगे भेज सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब ये लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलता है
तो इस कॉइल से एक एनर्जी का रेडिएशन होता है। इस कॉइल से क्या होता है? एक एनर्जी का रेडिएशन होता है और वही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। जब यह लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, उस समय इस कॉइल से एक वेव जनरेट होती है। वह वेव ही कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इस कॉइल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर एक ग्राउंडिंग करती हुई कॉइल कर दें और यहाँ एंटीना लगा दें, तो इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में एक इंडक्शन होगा और उस इंडक्शन के कारण जो एनर्जी रेडिएट होगी वो इस कॉइल, इस एंटीना के थ्रू हमारे स्पेस में पहुंच सकती है। यानी कि जो एलसी ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इन एलसी ऑसिलेशंस के दौरान जो एनर्जी में बहुत सूक्ष्म चेंज होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जनरेट होता है। और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? स्पेस में लाइट की स्पीड से चलती हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर पूरा एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर हुआ, किस तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर मिलकर एक ऐसी सर्किट बनाते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लगातार चेंज कराते रहते हैं। इस कारण से इस कॉइल में एक रेडिएशन डेवलप हो जाता है और वह रेडिएशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अगर इस रेडिएशन का हमने नहीं यूज करना है तब हम इस टैंक सर्किट को इन्वर्टर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, जो एक डायरेक्ट करंट के सोर्स को हम किस में बदल देता है? अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स में बदल देता है, जो कि ऑसिलेटर का एक प्रमुख हिस्सा है, पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ओरिजिन का क्या कारण है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ओरिजिन का कारण एलसी ऑसिलेशंस भी है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी लगातार ऑसिलेट करते रहेंगे, यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ऑसिलेशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, यानी कि तो यहाँ पे चार्ज का एसेलरेशन हो रहा है। चार्ज एक बार इधर एसेलरेट हो रहा है, एक बार इधर एसेलरेट होता है। तो तुम कह सकते हो कि एसेलरेटिंग चार्जेज और ऑसिलेटिंग चार्जेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑसिलेटिंग चार्ज और एसेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन भी हुआ और एलसी ऑसिलेशंस भी यहाँ से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने और तरीके से पैदा होती हैं नेचर में, और इनके यूजेज और इनके कैरेक्टर क्या हैं। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक ही होती है ना? और कौन सी प्रॉपर्टी है होती है जो अलग अलग ईएम वेव में अलग अलग होती है। एक्स रे क्या होती हैं, गामा रे क्या होती है, इंफ्रारेड क्या होती हैं, हीट वेव क्या होती हैं, यूवी क्या होती है, विजिबल क्या होती है, तो रेडियो वेव क्या होती है, माइक्रोवेव क्या होती है, क्या यूजेज हैं, किस तरीके से हम क्रिकेट बॉल की स्पीड को मेजर करते हैं, किस तरह से चलती हुई गाड़ियों की स्पीड मेजर होती है और उनका चालान हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होना है और देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड बाय।